गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे जो भारत के मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे जो संविधान है उसके मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसके भाग की बात करूं तो ये पार्ट 4 के ए में आता है। इसके पहले हमने बहुत सारे मैंने लेक्चर इसमें बनाए हैं। अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं जिसमें हमने इसका जो क्या प्रस्तावना के बारे में पढ़ाया था, जो हमारी उद्देशिका है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद मैंने आपको जो भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ाया था। उसके बाद जो हमारी नागरिकता है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। जो हमारे भाग 3 में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने भारत के लोगों को मिलने वाले मौलिक अधिकार और भारत में आने वाले जो विदेशी होते हैं उनके मौलिक अधिकारों के अंतर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद मैंने भाग 4 में जो हमारे डीपीएसपी हैं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो वो आर्टिकल इससे पहले आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि संविधान पढ़ रहे हैं तो उसकी बहुत सारी जो नॉलेज है आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आगे चल के हम इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। अगर मैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं तो इनकी अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो इसको जो भारतीय संविधान में जो लिया गया है, कि अगर मैं भारतीय संविधान के मूल संविधान की बात करूँ तो उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा, तब हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा थी, तो उन्होंने ये सोचा था कि भारत के लोग इस चीज़ को समझेंगे और अपने हिसाब से जो हमारे कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति उस चीज़ को समझेंगे और इस उस चीज़ को निभाएँगे। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को इसमें शामिल नहीं किया था। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है। अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूँ तो ये रूस के संविधान से लिया गया था। उस टाइम पे जिस समय हमारा भारतीय संविधान बना था उस समय ये यूएसएसआर कहलाता था। तो अगर मैं बात करूँ तो ये रूस के संविधान से लिया गया है और ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था। अगर मैं मूल संविधान करूँ तो भारत के मूल संविधान में केवल मूल अधिकार ही शामिल किए गए थे, मूल कर्तव्य इसमें शामिल नहीं किए जाते थे। इसमें ये बोला जाता था कि इसमें ऐसी आशा की जाती थी कि भारत के नागरिक स्वतंत्र भारत में अपने कर्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। अगर मैं ये बात करूँ क्या होता है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, अगर मैं 1976 की बात करूँ तो 1976 वो टाइम था जिस समय भारत में इमरजेंसी का टाइम था। और उसके बाद क्या होता था कि ये जो इमरजेंसी का टाइम जो रहा है, इमरजेंसी हमारे यहाँ पे जो लगी थी 25 जून 1975 में लगी थी। उसके बाद क्या होता था कि ये 21 महीने लगभग चली। अगर मैं 1976 की बात करूँ तो ये वो वाला टाइम था जब भारत में इमरजेंसी का टाइम था। तो इसमें बहुत सारी आलोचनाएँ भी इसमें होती हैं कि ये गलत तरीके से इनको इन्फोर्स किया गया है और इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं। अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूँ, तो 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लघु संविधान की संज्ञा इसको दी जाती है। तो इस तरीके से इसको देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये शब्द जोड़ दिए गए थे। इसमें ये बोला गया था कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। इसमें यह भी बोला जाता था कि संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तथ्यों को व्यापक बनाया गया था और इसमें शिक्षा, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन तथा उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये चीज़ भी हमने देखने को मिली है। अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूँ, तो ये इतना व्यापक था कि अब इसमें क्या बताऊँ मैं आपको। तो इसके बाद हमने ये देखा है कि इसमें क्या होता है कि मौलिक कर्तव्यों के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह थे। तो इसलिए इस जो समिति को सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसको बोला जाता है। अगर मैं सरदार स्वर्ण सिंह की बात करूँ तो उन्होंने 9 मौलिक कर्तव्यों की उन्होंने अनुशंसा की थी। लेकिन इंदिरा जी ने इसके 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल कर किया था। इसके बाद हमने ये देखा कि सन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ये बोला गया कि जो 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको माता-पिता या संरक्षक उनको जो पढ़ने के अवसर, जो शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। इस तरीके से 86वां संविधान संशोधन किया गया। अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करूँ तो इसके बाद हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी। इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो अगर इस समय अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करूँ, तो इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो संविधान का पालन का अगर मैं पहले कर्तव्य की बात करूँ, जिसमें वो ये बोला जाता है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों,
संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना ये हमारा कर्तव्य होगा। इसके बाद हमने ये देखा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना हमारा कर्तव्य होगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य होगा। आज की अगर मैं एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करूँ तो एक समय बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो हमारे नागरिकता से पूछे जाते थे, वो फंडामेंटल राइट से पूछे जाते थे, डीपीएसपी से पूछे जाते थे। लेकिन आज का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं वो सभी पढ़ते हैं। इस तरफ जो हल्का ध्यान बच्चों का थोड़ा कम रहता है। तो इस समय जो क्या होता है कि इस समय जो भरने का, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो अगर 10,000 अगर वैकेंसी निकलती है तो लगभग हमारे यहाँ पे 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो उनको भी ये लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ को हम अलग कैसे करें। तो इस वाले जो चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आगे की बात करूँ तो जो मौलिक कर्तव्य नंबर हमारा 4 कहता है, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। इसके बाद हम अगर मौलिक कर्तव्य नंबर में 5 की बात करूँ तो इसमें ये बोला जाता है कि भारत के लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, और ऐसी ही प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाएं हमें त्यागनी होंगी अगर हमें अपने समाज को अच्छा बनाना है। जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाता हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। इस तरीके से हमें जो मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं, मौलिक कर्तव्य बेसिक ये होता है कि हमारे जो कुछ कर्तव्य हैं देश के प्रति, कुछ कर्तव्य हैं हमारी समाज के प्रति। क्या होता है कि फंडामेंटल राइट तो हमें मिले हैं, लेकिन हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य भी तो हैं। हमारे अगर हमें अपने फंडामेंटल राइट अगर हमें चलाने हैं तो हमें दूसरे के फंडामेंटल राइट बचाने भी तो होंगे। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट के चलते अगर दूसरे के अगर उसके प्रति क्षति हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जो मौलिक कर्तव्य को निभा नहीं रहे। ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के अच्छा बनाने के लिए अपने मौलिक अधिकारों को संरक्षित करें, तथा अपने राष्ट्र के जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, उनको भी हम आगे बढ़ाएं, जिससे दूसरों के मौलिक अधिकार भी संरक्षित रहें। मौलिक अधिकार का मिलना ये नहीं होता है कि आपको हर चीज़ मिल जाए, आपको असीम ताकत मिल जाए। उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, उसमें भी एक पाबंदी होती है कि आप इस चीज़ से बाहर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमने ये देखा है कि हमारी समग्र संस्कृति, समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य होगा। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि अगर मैं मौलिक कर्तव्य नंबर 7 की बात करूँ तो इसमें ये बोला जाता है, वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, प्राणी मात्र के लिए दया भावना रखना, ये भी हमारा कर्तव्य होगा। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये भी हमारा कर्तव्य होगा। इसके बाद हमने ये देखा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। इसका मतलब सार्वजनिक संपत्ति से ये मतलब होता है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन मतलब किसी एक की तो नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हम सब की है, क्योंकि हमारे सबके टैक्स से बनी है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम सुरक्षित रखें, हम हिंसा से दूर रहें, ये भी हमारा एक कर्तव्य होगा। इसके बाद हमने ये देखा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे, ये भी हमारा कर्तव्य होगा। इसके बाद हमने जो अगर मैं मौलिक कर्तव्य नंबर अगर मैं 11 की बात करूँ तो ये वही मौलिक कर्तव्य है जब मैंने आपको पढ़ाया था कि 6 से 11 साल तक के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। इसमें ये बोला जाता है कि माता-पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि कम से कम 6 से 14 साल तक के अगर कोई बच्चा है तो उनको शिक्षा का अवसर ज़रूर उनको उपलब्ध करवाएँ। और इस चीज़ को देखते हुए हमारे संसद हैं, उन्होंने एक 86वां संविधान संशोधन इसमें पास किया गया था 2000 सन 2002 की अगर मैं बात करूँ। उन्होंने ये कहा था कि इसमें ये
मतलब जो हमारी क्या होता है कि संसद का भी तो काम है, हमारी जो राष्ट्र की गवर्नमेंट है, उसका भी तो काम है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को कम से कम निःशुल्क जो शिक्षा है उनको उपलब्ध करवाएँ। तो इस चीज़ को भी हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ की वजह से हमारे वहाँ पे जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। अगर मैं मौलिक कर्तव्य की परिभाषा की बात करूँ तो इसमें ये बोला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकार का ही ध्यान रखे एवं दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन ना करे तो शीघ्र ही किसी भी अधिकार नहीं रहेंगे, किसी के भी अधिकार नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अपने अधिकार तो देख रहे हो लेकिन दूसरे के हनन कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि दूसरे के अधिकार हनन हो रहे हैं, तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो पूरे नहीं हो रहे, ये चीज़ भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि करने योग्य कार्य, इसका मतलब ये होता है कर्तव्य कहलाते हैं। किसी भी समाज का मूल्यांकन करते हुए ध्यान केवल अधिकारों का ही नहीं दिया जाता, वरन यह भी देखा जाता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं करते। क्या होता है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या होता है कि कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता। वहाँ के लोग उस संविधान को अच्छा या बुरा बनाते हैं। बहुत सारे हमने देश देखे हैं, जहाँ पे संविधान ही नहीं है। आपने देखा होगा कि यूके का संविधान नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, संविधान वहाँ पे है लेकिन ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है। वहाँ पे पुस्तकें हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक ही दस्तावेज में सारा सब कुछ इसमें शामिल कर दिया गया है। वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए एक अलग छोटा-सा दस्तावेज है, उसी के हिसाब से वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग इस चीज़ को समझते हैं। आज हम ये भी देखते हैं, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करूँ, क्या होता है कि जब हम ये रोड है, इसको हम क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे एक ज़ेब्रा लाइन बनी होती है। तो कई लोग जैसे यहाँ से गाड़ी लेके जाएँगे और ज़ेब्रा लाइन के ऊपर खड़ा कर देंगे। तो उनको ये भी समझ में नहीं आता कि जो ज़ेब्रा लाइन इसलिए बनाई गई है कि जो यहाँ पे जो पैदल यात्री यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर से निकल जाएँगे। लेकिन जब आप यहाँ पे कवर कर लोगे तो वो लोग कहाँ से निकलेंगे? तो ये भी तो हमारा कर्तव्य है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ के लोग उस संविधान को अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो ये चीज़ भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हमने ये देखा है कि 26 जनवरी 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का उल्लेख किया गया था। मूल कर्तव्यों को इसमें जगह नहीं दी गई थी, मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद हमने क्या होता है कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। क्या होता है कि अगर मैं इनकी महत्व की बात करूँ, तो इसमें ये बोला जाता है कि अधिकारों और कर्तव्यों का घनिष्ठ संबंध सदैव से रहा है, और अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, एक के बिना दूसरा अस्तित्वहीन हो जाता है। कर्तव्यों के बिना अधिकारों की मांग करना नीति संगत और न्यायोचित नहीं होती है। और वाइल्ड एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं इस क्षेत्र में, उन्होंने ये कहा था, केवल कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों की प्रतिष्ठा होती है। और इसके बाद क्या होता है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों का समावेश करके हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी जो कमी थी, जो हमारे मूल संविधान में, उसको पूरा किया गया था। तो इसके बाद हमने ये देखा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी आलोचना भी होती है। इसमें क्या होता है कि संविधान के भाग 4 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। इसमें ये बोला जाता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन, इनको समाहित नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बोला है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इनके ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों को मतलब अगर नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है कि उनको क्या होता है कि अर्थदंड और सज़ा की जो सिफारिश भी उन्होंने की थी, तो इस चीज़ को भी लागू नहीं किया है। इसमें ये भी बोला जाता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मतलब ही नहीं निकल सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो अस्पष्ट हैं और बहुअर्थी हैं, जिनके मतलब भी अलग प्रकार से निकाले जा सकते हैं एवं सामान्य जन को समझने में कठिनाई होती है, जैसे उच्च आदर्श, मिश्रित संस्कृति, वैज्ञानिकता आदि। अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश की संज्ञा दी गई है। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी, जो इसमें शामिल नहीं की गई है। इसके बाद हमने ये देखा है, आलोचकों का यह भी कहना है कि कर्तव्यों को भाग 4 में समाविष्ट करके इसके मूल्य व महत्व को कम कर दिया गया है। इसे भाग अगर तीन जो हमारे फंडामेंटल राइट होते थे उसके बाद अगर जोड़ा जाता, तो इसकी जो प्रासंगिकता होती उसमें और चार चांद लग जाते, इसको और अच्छी तरीके से लोगों को समझने में आसानी होती।
तो इस तरीके से भी हमें इसको देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी प्रकृति की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल आदर्शों की ओर संकेत करते हैं। वे वास्तविक नहीं जान पड़ते। इन कर्तव्यों की विशेष आलोचना इस प्रकार से की जा सकती है, जैसे न्याय योग्य नहीं है। इसका परिणाम यह निकलता है कि कर्तव्य संविधान पर बोझ बनकर रह गए हैं। कुछ कर्तव्य तो साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आते हैं। इनकी क्या होता है कि दिक्कत ये होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत हमेशा ये रही है कि पहली बात तो इतना बड़ा दस्तावेज़ है, उसकी भी कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमारी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है इलिटरेट है, उसको समझ में नहीं आता। इसलिए हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों को समझ में नहीं आता है, इलिटरेट लोग हैं। मतलब इलिटरेट का मतलब ये नहीं है, देखो समझते नहीं है, कानून की भाषा नहीं जानते। अगर एक केस में कोई पड़ गया तो उसे पूरी ज़मीन जायदाद तक कभी-कभी बेचनी पड़ती है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। कई हम इतने कठिन शब्द डाल देते हैं कि आम जन को वो समझ में नहीं आता। तो हम इस चीज़ को कैसे हम समझाएँ लोगों को कि ये तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है, क्या है? तो इस वजह से इसकी आलोचना बहुत बुरी तरीके से की जाती है कि बहुत इसके ऐसे टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे गौरवशाली पर ये जिसम जैसे गौरवशाली परंपरा, सामाजिक संस्कृति, अर्थ स्पष्ट इनके नहीं होते हैं, जैसे मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कोई परिभाषाएँ ही नहीं है। राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन देने वाले आदर्श से संबंधित कर्तव्य अस्पष्ट हैं, तो उनकी कोई परिभाषा नहीं है, लोग मतलब नहीं निकाल पाते कि ये कैसे आदर्श हैं। तो इस चीज़ से इसकी आलोचना भी की जाती है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।